लाओ शुरू में पहले एक बार सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होना है, कुछ चालू है ना? बताइए, मॉड्यूल निकाल लो एक बार फटाफट। एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1 बोलिए। 1 to 5, 6 to 10, 6 up to 10, up to 15, up to 20, 19, 20 to 25, 20 to 23, 30 तक जो भी दिए हो, 29, 30 से 40 में जो दिए हो, 40 से 50 में, 63 से बोलो, 63 से 70, 64, 66, 69 और बोलो 75 तक, 80 तक, 86 तक, 84, 85। लाओ पहले यहां तक के देख लो एक बार, इधर दे दो, तुम्हारा बीच में रखे दो। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, एल्फा लिखा हुआ है 0.1 इंटू सी इनवर्स। एल्फा 0.1 इंटू सी इनवर्स, तो सी अल्फा इज इक्वल टू 0.1। सी अल्फा ही H प्लस कंसंट्रेशन है, तो pH बराबर 1। क्वेश्चन नंबर 19, 10 की पावर 6.7, ये H3O प्लस दिया है। वाटर में OH माइनस और H3O प्लस बराबर बराबर ही होंगे। KW इन दोनों के मल्टीप्लाई को बोलते हैं, दोनों मल्टीप्लाई होंगे। पॉइंट में पावर दे रखी है, 13.4 माइनस में ही लिख देना है। 22 NaCl स्ट्रॉन्ग एसिड बेस का सॉल्ट है, नेचर न्यूट्रल होनी चाहिए, लेकिन टेम्परेचर एट 90 बोला है, तो न्यूट्रल पॉइंट 6 हो जाएगा 90 डिग्री पर, 7 से कम। ट्वेंटी 23 तो अभी दिया ही नहीं, आज वाला है। तो 29 K2S वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट, नेचर बेसिक, pH 7 से ज्यादा। $64 ऐसा ये 29 जैसा BaCl2 SaSb वाला सॉल्ट है, BaNO3 होल ट्वाइस, ये भी SaSb सॉल्ट है। BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड, ये वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड वाला सॉल्ट है। और BaOH होल ट्वाइस खुद स्ट्रॉन्ग बेस है, मैक्सिमम pH इस स्ट्रॉन्ग बेस का ही होगा।
मिनिमम पूछा है। मिनिमम में ये दोनों 7 वाले हो गए, एक 7 से कम वाला है। ग्रेटर 7 वाला BAOH होल्ड वाइज, दो न्यूट्रल नेचर वाले आएंगे 7-7, एक 7 से कम वाला आएगा BeCl2 वाला। $66 में कोई बहुत ज्यादा शॉर्ट पॉसिबल नहीं है क्वेश्चन। आपको पीएच लाना है हाईएस्ट। पीएच H प्लस उल्टा चलते हैं। पीएच हाईएस्ट आएगा जब H प्लस मिनिमम होगी, H प्लस मिनिमम होगी। आपको 3 एसिड दे रखे हैं, H2SO4, HNO3 और HClO4। तीनों से मिलने वाले H प्लस को ऐड करके मिनिमम कहां आएगा वहां देखना है। आप ऑप्शंस में थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं। पहला H2SO4, उसमें एक ऑप्शन है M/10, दूसरा M/20, M/20, M/20। तो M/20 छोटा है M/10 से, तो ये तो M/20 वाला पकड़ेंगे, लेस देगा H प्लस। M/20 HNO3, M/10 HNO3, M/10 HNO3, M/5 HNO3, M/20 HNO3, ये वाला आ जाता। और HClO4, इसमें M/10 भी है, M/20 भी, M/40 भी है। ये वाला आपका सॉल्व करने पे मिनिमम दे देगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा बड़ा डिनोमिनेटर है, तो ये बाकी ऑप्शन से मिनिमम H प्लस देगा। इन तीनों का टोटल H प्लस विल बी मिनिमम। ऑप्शन पुट एंड चेक ही तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। एसिटिक एसिड 0.001 मोलर। एसिटिक एसिड के H प्लस का फॉर्मूला C अल्फा होता। C अल्फा में रखेंगे 10⁻³ अल्फा होगा पक्का 1 से छोटा, तो H प्लस 10⁻³ से कम आएगी और pH 3 से ज्यादा आएगा। (84) NaOH की कंसंट्रेशन निकालेंगे तो मोल्स आएंगे 0.2/40, वॉल्यूम आएगा 100/1000। तो ये 1/20 या 5 × 10⁻², क्योंकि NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, उससे इतना ही आपको OH माइनस मिलेगा। इससे POH निकालेंगे 2 - log 5 और 14 माइनस पे pH आ जाएगा। तो 1.3 और 12.7 ये pH है, थर्ड ऑप्शन। इसी का रिवर्स क्वेश्चन है 85। क्लास में ऐसा H2SO4 वाला कराया भी है, ग्राम में, जिसमें H2SO4 का अमाउंट पूछा था। 85 इसी का उल्टा है। अगर pH 13 है तो POH कितना होगा? 1। POH 1 है तो OH माइनस 10⁻⁻1। जो NaOH की कंसंट्रेशन है वही OH माइनस की होगी। तो इसको आप N अपॉन वॉल्यूम 250/1000, यहां से नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं, और इंटू 40 कर देंगे तो मास में NaOH आ जाएगा। सेकंड के ये क्वेश्चन नंबर 9 उसी तरीके का है जैसा वो अभी पूछा है। 66 जैसा ही क्वेश्चन नंबर 9 भी एक्सरसाइज 2 में। ऑप्शन पुट एंड चेक सही होगा, वहां पे भी शायद मैक्सिमम pH ही पूछा है, नहीं मिनिमम पूछा है। वहां 9th भी उसी तरीके का है, लेकिन थोड़ा सा अलग हो गया उससे, क्योंकि इसमें एक एसिड एक बेस है, इनमें ऐड नहीं होने, आपको माइनस करना है। और pH क्लोज टू 1 लाने का मतलब क्या चाहिए अपने को? स्ट्रांगली एसिडिक। तो स्ट्रांगली एसिडिक में ऐसा पेयर ढूंढना है जिसके एसिड वाला N1V1 खूब ज्यादा आ रहा हो और बेस का N2V2 काफी कम आए। ज्यादा एसिड जहां बचेगा वहां pH क्लोज टू 1 आएगा।
और बोलो सेकंड में, 6 क्लास में हो गया, 6 क्लास नोट्स में हो गया अपना, है ना। 21 अच्छा क्वेश्चन है, देखिए 21 नंबर क्वेश्चन। वैसे इस तरह के क्वेश्चन हम लोग मोल कंसेप्ट में करते हैं, फिर भी ये यहां पे दिया हुआ है तो यहीं कर ले रहे हैं। 100 ml एक मिक्सचर है, 100 ml का एक मिक्सचर है, उसमें दो लोग हैं, NaOH और H2 Na2SO4, NaOH और Na2SO4। बोलिए कौन क्या है? NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, और ये है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। अब बोला गया मिक्सचर न्यूट्रलाइज किया गया, और न्यूट्रलाइज किया गया बाय 0.5 मोलर H2SO4, वॉल्यूम है 10। मोल कंसेप्ट में आप मिक्सचर के क्वेश्चंस दो तरह के करते हो, एक जिसमें मिक्सचर के दोनों कंपोनेंट बाहर वाले किसी कंपाउंड से रिएक्ट करते हैं, तो आपको उन दोनों को ऐड करके फिर बाहर वाले के बराबर करना होता है। यहां के नामों में वापस से समझिए और बताइए। न्यूट्रलाइजेशन में क्या, इस क्वेश्चन में 3 नाम है, सबका रोल है। न्यूट्रलाइजेशन इज अ रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, तो ये है आपका एसिड, ये है आपका बेस, इसमें तो न्यूट्रल होने को कुछ है ही नहीं ना। ये एक सॉल्ट है जो SaSB सॉल्ट है, इट इज ऑलरेडी न्यूट्रल इन नेचर, तो यानी टेक्निकली न्यूट्रलाइजेशन केवल NaOH का और H2SO4 का हुआ है, आपको Na2SO4 का कोई रोल है ही नहीं इस क्वेश्चन में। तो ये है विल नॉट रिएक्ट विद H2SO4, इसका रिएक्शन में कोई रोल नहीं है। ग्राम इक्विवेलेंट्स के लॉ के हिसाब से जिनके बीच रिएक्शन होती है उनके ग्राम इक्विवेलेंट्स आपस में बराबर बराबर खर्च होते हैं। तो जिनके बीच रिएक्शन हुई वो कौन दो लोग हैं? NaOH और H2SO4। तो लाइन लिखी जाए, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH बराबर हैं ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 के। और अब इसमें डेटा पुट करना है। आपसे क्वेश्चन में पूछा है NaOH कितना है और ऑप्शंस ग्राम में लिखे हैं। अगर आपको NaOH के ग्राम्स निकालने तो W/E ऐसा फॉर्मूला अपने को लिखना चाहिए, और W/E में आपके पास डेटा पुट हो जाएगा। W निकालना है, E m/1 है NaOH का मॉलिक्यूलर वेट के बराबर। H2SO4 के लिए क्या कह दिया है? मोलैरिटी वॉल्यूम, तो इधर फॉर्मूला लिखा ग्राम इक्विवेलेंट्स का, N इंटू वॉल्यूम इन लीटर। N कैसे रखूं? मोलैरिटी इंटू 2, वॉल्यूम जो भी था उसको 1000 से डिवाइड लीटर में रख दे। मास निकालना है। क्वेश्चन अच्छा है, दो बातें समझने की हैं। एक, Na2SO4 का कोई काम नहीं है, जो इक्वेशन बनेगी वो NaOH और H2SO4 के बीच बनेगी, और इसको लॉ ऑफ इक्विवेलेंट से सॉल्व कर देना है। और कोई सेकंड में 24, अभी तो KSP पढ़ाया ही नहीं। 22, सेम लॉजिक, 200 ml 0.1 molar H3BO3 on complete neutralization requires dash ml of 0.5 molar NaOH solution। बोलिए आप क्या लिख दें अपन? ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ बोरिक एसिड H3BO3 इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH। क्वेश्चन में कीवर्ड्स हैं कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन वर्ड का मतलब क्या है? कोई इनमें से LR बन के जल्दी खत्म हुआ ऐसा नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के ठीक बराबर बराबर है, तो इन्होंने एक दूसरे को पूरा पूरा खत्म किया है। और यहां लगाना है N1V1, यहां लगाना है N2V2। बोरिक एसिड में कोई खास बात, वैलेंसी फैक्टर 1 ही लेना है। दोनों का NV बराबर रख दीजिए, वॉल्यूम ऑफ NaOH सॉल्व हो जाएगा। थर्ड में 1 to 10 में कोई दिए हो? एक्सरसाइज 3 1 to 10 में कुछ भी? 10 to 20 में?
20 से 30 में, 30 to 40, 40 to last, 43, 41, 41 तो बताया ही है। 10 पावर -8 HCl वाले क्वेश्चन में क्लास में किया है ना, क्या हो जाता है उसमें, वाटर का 10 पावर -7 जोड़ लेते हैं, वही आपका आंसर हो जाएगा, दोनों जोड़ देना उनको। 41 तो बता ही रखा है। 43, वीक एसिड HAS Ka ऑफ, Ka दे रखा है। इफ 0.1 मोल एसिड डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर वाटर, अल्फा निकालना है। कंसंट्रेशन होती है मोल्स बाय वॉल्यूम, मोल्स दे रखे हैं 0.1 मोल डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर, ये कंसंट्रेशन आ गई 10 पावर -1। वीक एसिड से मिलने वाला H प्लस नहीं चाहिए, अल्फा निकालना है। अल्फा रूट Ka अपॉन C, Ka है 10 पावर -5, C आया है 10 पावर -1, 10 पावर -4 की रूट 10 पावर -2 इंटू 100, 1%। ठीक है, पीछे क्वेश्चन नंबर 19 है, कॉमन आयन इफेक्ट के नोट्स देखिएगा, उसमें स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 ऐसे 3 स्टेप लिखा रखे हैं कि पहले वीक का के लिखना है, सेकेंड स्टेप मेन बोला था कि उसमें कॉमन आयन स्ट्रॉन्ग वाले का पुट करना है। 19th वाला क्वेश्चन उसी पैटर्न का है, कॉमन आयन इफेक्ट लगा के अल्फा निकालना है आपको। और कोई थर्ड में 44 आज जैसे 2 हो गए अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो हाईएस्ट पीएच, क्या करना है अपने को, हाईएस्ट पीएच के लिए नेचर देखनी है। सारे लोग सॉल्ट हैं, सॉल्ट में सबका एसिड HCl सेम है। अब आपको बेस देखने हैं, इनमें सारे सेकेंड ए ग्रुप वाले हैं, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो HCl और बेरियम हाइड्रोक्साइड दोनों स्ट्रॉन्ग वाले में pH 7 आएगा न्यूट्रल। बाकी सारे वीक बेस में काउंट होंगे, उसी सेकेंड ए ग्रुप के बेरियम और कैल्शियम को छोड़कर बाकी सब वीक बेस याद रखने हैं। तो मैग्नीशियम वाला भी वीक है, कैल्शियम केवल डिपेंड करता है वाली बात है, तो ये हाईएस्ट पीएच में बल्कि यहां 2 आ सकते हैं अभी, 1 and 3 दोनों, 7 उन दोनों का आ जाएगा। हालांकि मोस्ट बुक्स में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वीक दे रखा होता है, बट एज पर एनसीईआरटी 1, 3 दोनों आ जाएगा। सेकेंड और फोर्थ इनका बेस वीक है और HCl एसिड स्ट्रॉन्ग है, तो नेचर कैसी बची, एसिडिक नेचर, तो pH 7 से कम, तो 7 वाले आपके मैक्सिमम हो जाएंगे, और वो अभी 2 ऑप्शन है, 7 वाले 2 आ जाएंगे, CaCl2 भी और BaCl2 भी। लेकिन सिंगल चॉइस मजबूरी में टिक करना हो तो BaCl2 दे रखा होगा आपको आंसर। पढ़ाई करी कल कुछ की नहीं करी है? लास्ट डिस्कशन सॉल्ट में कुछ थ्योरी क्वेश्चंस का हुआ था। एक आपसे नेचर ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन पूछा जाए, पीएच में 7 से कम ज्यादा, तो 4 पॉसिबल आंसर थे। तरीका था वो सॉल्ट किस एसिड बेस से बना है, उनके हिसाब से 4 पॉसिबिलिटी बनाई थी। दोनों स्ट्रॉन्ग तो नेचर विल बी कॉल्ड न्यूट्रल, एक वीक स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्यूशन में वो नेचर बचेगी जैसा स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट हो। बोथ वीक एंड वीक में अगर नंबर नहीं दिए हैं के बी के तो अनप्रेडिक्टेबल, के बी दिए हैं तो जो के ज्यादा है वैसी नेचर बोलने में आ जाएगी। उससे अलग एक टॉपिक लिखाया गया था नॉर्मल एंड एसिडिक सॉल्ट वाला, और ये क्लियर करा गया था कि एसिडिक सॉल्ट वर्ड का मतलब एसिडिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन नहीं है। एसिडिक सॉल्ट बेसिसिटी देखकर रिप्लेसेबल एच बच रहे हैं या नहीं उसके बेसिस पे बताया जाता है। नाउ जो न्यूमेरिकल आर्टिकल है सॉल्ट्स में वो है सॉल्ट्स का हाइड्रोलिसिस। इसमें अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग फॉर्मूले हैं जिसके न्यूमेरिकल्स आप करेंगे।
डेफिनेशन वाइज हाइड्रोलिसिस की इजीएस्ट डेफिनेशन है, आप बोल दें न्यूट्रलाइजेशन का उल्टा। मिनिमम वर्ड्स में अगर बोलना है हाइड्रोलिसिस क्या है तो क्या बोलना है, इट इज रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो न्यूट्रलाइजेशन क्या था, एसिड बेस का रिएक्ट होकर सॉल्ट एंड वाटर बनना। तो फिर इसकी रिवर्स रिएक्शन में क्या बोलेगी डेफिनेशन, वो रिएक्शन जहां सॉल्ट वाटर से रिएक्ट करता हो और अपने कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड बेस बना देता हो। ये है आपके पास रिएक्शन जिसको हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस बोलेंगे। नाउ अगर एसिड एंड बेस बनने से सॉल्ट वाटर, इसको हमने न्यूट्रलाइजेशन कहा था, और इसकी रिवर्स रिएक्शन को अब हम यहां हाइड्रोलिसिस नाम से पढ़ेंगे। तो आप देखेंगे इस टॉपिक में आगे जाके एक KH नाम का कांस्टेंट डिफाइन होगा, कॉल्ड हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। आपने KH नाम से कुछ फॉर्मूला याद कर लिया, क्वेश्चन में अगर KH पूछा है फाइंड द हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, तो जो भी KH का फॉर्मूला होगा निकाल लिया। इन अ रेयर सिचुएशन क्वेश्चन वाला आपको बोले उस रिएक्शन का K निकालें जहां एसिड बेस रिएक्ट करके सॉल्ट वाटर बनता हो, उस रिएक्शन का K निकालें जहां एसिड बेस रिएक्ट करके सॉल्ट वाटर बनाते हो, यानी वो ये पूछ रहा है। तो उसने न्यूट्रलाइजेशन कांस्टेंट निकाले ऐसा बोला नहीं, बट लैंग्वेज में बोला फाइंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ व्हेन एसिड बेस रिएक्ट टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। तो K न्यूट्रलाइजेशन नाम का दुनिया की किसी बुक में अलग से कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन अगर आपको KH का फॉर्मूला याद है तो केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या पढ़े, रिएक्शन पलटने पे K 1 अपॉन हो जाता है। तो कभी भी न्यूट्रलाइजेशन का K निकालना होगा तो वो KH के आंसर को 1 बाय करके आ जाया करता। दूसरी बात, अभी जब आपने लास्ट टर्म में नेचर पढ़े थे तो आपने ऐसे 4 कॉम्बिनेशन बनाए, SASB तो न्यूट्रल लिखा, SAWB तो एसिडिक बचाया, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस तो बेसिक बचा दिया, WAWB तो अनप्रेडिक्टेबल वाली बात थी। यानी कि मेरे पास वहां 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बने हुए थे। अब जब आप टॉपिक पढ़ेंगे और मैंने आपसे केवल गिनती में पूछा न्यूट्रलाइजेशन कितनी तरह के होते हैं, तो आपको यही बोलना पड़ेगा 4 तरीके के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग वाला, 2 स्ट्रॉन्ग वीक वाले, एक वीक वीक वाला। तो न्यूट्रलाइजेशन आर ऑफ 4 टाइप्स। और अगर मैंने पूछा हाइड्रोलिसिस इज ऑफ कितना टाइप्स, तो आपको उल्टा आना है, लेकिन आप 4 में से 3 ही बार उल्टा आओगे, एक केस मना हो जाएगा और वो है स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग वाला। ये आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में भी पहले 2 पेजेस में लिखा मिलेगा, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल के एग्जांपल्स में। जब दोनों ही चीजें स्ट्रॉन्ग है, अल्फा 100%, तो आपकी रिएक्शन आगे की डायरेक्शन में ही कंप्लीट हो जाएगी और उसका बैकवर्ड में होना तब पॉसिबल नहीं है। तो इजीएस्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है आपसे, 4 ऑप्शन में सॉल्ट के नाम लिखे और पूछा इनमें से किसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, तो जो स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग का होगा उसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो न्यूट्रलाइजेशन इरिवर्सिबल था, इसलिए उस रिएक्शन का बैकवर्ड डायरेक्शन में होना पॉसिबल ही नहीं है। गॉट इट। चलिए डेफिनेशन लिखना चालू करते हैं। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, reaction in which salt reacts with water, reaction in which salt reacts with water to give corresponding acid and base. Reaction in which salt reacts with water to give corresponding acid and base. ब्रैकेट में लिख दीजिए रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अगली लाइन में और करके इसी को एक बार दोबारा बोल रहा हूं मैं, रिएक्शन इन विच, और करके हाइड्रोलिसिस को एक और दूसरी डेफिनेशन दे रहे हैं, और रिएक्शन इन विच कैटायन और एनायन और बोथ आयंस
reaction in which cation or anion or both ions of the salt react with water, reaction in which cation or anion or both ions of the salt react with water to increase or decrease H plus concentration of solution, to increase or decrease H plus concentration of solution. ये डेफिनेशन अभी आपको विद इन द नेक्स्ट 10 मिनट्स क्लियर हो जाएगी. हम जब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस थोड़ा सा आगे समझाएंगे तो आप एक कैटेगरी तो मना ही हो जाएगी, बचे हुए 3 केसेस पढ़ोगे बारी बारी. उनमें से एक कैटेगरी में आपको यह सिखाया जाएगा कि सॉल्ट का कैटायन पार्ट केवल वो वाटर से रिएक्ट करेगा, तो निकनेम होगा उस कैटेगरी का कैटायनिक हाइड्रोलिसिस. तो वहां सॉल्ट का आधा पार्ट ही हाइड्रोलिसिस शो कर रहा होगा. दूसरे का निकनेम होगा एनायनिक हाइड्रोलिसिस, सॉल्ट का केवल नेगेटिव हिस्सा ही पानी से रिएक्ट करेगा. और एक कैटेगरी होगी जहां कैटायन एंड आयन बोथ दोनों ही वाटर से रिएक्ट करेंगे. अब अगर ऐसा कभी हुआ कि आपने वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ऐसे पेयर को देखकर नेचर में बेसिक बोला, तो लॉजिक समझिए हुआ क्या होगा वहां. अगर आप पहले बर्तन में पानी लेके बैठे हो तो पानी को न्यूट्रल क्यों बोला गया होगा? क्योंकि उसमें H प्लस और OH माइनस बराबर बराबर थे. अब अगर आपने एक ऐसा सॉल्ट लिया जो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का है और उसको पानी में ऐड किया और फाइनली आप उसको बेसिक नेचर बोल रहे हैं, तो बेसिक नेचर तो तभी आया होगा ना जब OH माइनस ज्यादा हो गया होगा. यानी उस सॉल्ट ने वाटर से कुछ ऐसे रिएक्शन करी होगी कि ये कंसंट्रेशंस बराबर ना रह के कम ज्यादा हो गए. यही और के बाद वाली डेफिनेशन लिखी है हमने कि वो रिएक्शन जहां सॉल्ट के आयंस वाटर से इस तरह से रिएक्ट करते हो कि H प्लस या OH माइनस इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए, क्योंकि ओरिजिनली वाटर में वो दोनों बराबर पे स्टार्ट हुए होंगे. ठीक है, नोट डाल के लिखिएगा एक लाइन. न्यूट्रलाइजेशन ऑफ SA plus SB, neutralization of SA plus SB is irreversible. Neutralization of SA plus SB is irreversible. Hence, salts of SA plus SB, salts of SA plus SB do not undergo hydrolysis. Do not undergo hydrolysis. तीन चार मैंने नाम लिख दिए, सारे सॉल्ट SASB सॉल्ट हैं. ऐसे कोई और भी जो नाम हो जिनमें आपको दोनों नाम सुनने में स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाले कंपोनेंट
रीजन में इनमें से कुछ भी लिखा आ सकता है। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसएस भी इरिवर्सिबल है, ये भी सही है। या दे शो कंप्लीट आयनाइजेशन, वो भी करेक्ट रीजन है, क्योंकि दोनों का अल्फा 100% है। कंप्लीट रिएक्शन होगी तो ही बैकवर्ड डायरेक्शन में होना पॉसिबल नहीं रहेगा, और करके इनमें से कुछ भी एक लिखा आ सकता है। तो एक कैटेगरी मना हो गई। अब आप बचे हुए 3 कैटेगरी के हाइड्रोलिसिस सीखेंगे। और किस तरह की होंगी वो कैटेगरीज? एक मना हो गया तो 3 क्या क्या बच गए? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस। जब आप इनको अभी देखेंगे तो थ्योरी में और एज वेल एज जो फॉर्मूले पढ़ेंगे उनमें दोनों में एक बात का आपको पैटर्न दिखेगा। ये जो 2 कैटेगरी हैं, WASB या WBSA, तो कैटेगरी तो एक दूसरे से अलग है, लेकिन इनके फॉर्मूले में बातों को समझाने में क्वाइट सिमिलर दिखेगा आपको। क्या सिमिलरिटी इनमें? एक वीक है, एक स्ट्रांग है। एक वीक है, एक स्ट्रांग है। ये जो तीसरी कैटेगरी लास्ट में पढ़ेंगे, WAWB, ये दोनों वीक होने की वजह से उनसे थोड़ा सा अलग दिखेगी। इसके फॉर्मूले में क्वाइट डिफरेंस दिखेगा, कई कंसेप्चुअल बातों में डिफरेंस दिखेगा। इनके रिजल्ट मिलते जुलते से ही आएंगे, ठीक है? तो बारी बारी एक एक कैटेगरी समझ रहे हैं। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस अब हमारे पास 3 टाइप्स की है। WA+SB सॉल्ट्स पहली कैटेगरी, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। एग्जाम्पल में कुछ रटने का नहीं है, जो आपको वो सिलेक्टेड 5-6 वीक एसिड वीक बेस के अलावा वाले याद कराए गए। स्ट्रॉन्ग वो वाले ध्यान रखने। कोई भी नया नाम तुरंत आप जज कर लोगे कि इसमें ये पैटर्न फिट बैठ रहा है या नहीं। इन सारे नामों में जो बेस पार्ट है वो NaOH, 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 KOH, KOH, वो स्ट्रॉन्ग बेस वाले हैं। और एसिड पार्ट, एसिडिक एसिड हो, चाहे HCN हो, H2CO3 हो, H3PO4 हो, वो 5-6 जो स्ट्रॉन्ग वाले हैं के अलावा वाला कोई ना कोई एसिड यहाँ यूज हो रहा है, और ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस पैटर्न पे फिट बैठ रहे हैं एग्जाम्पल्स। अब मैं इनमें थी हाइड्रोलिसिस की डेफिनेशन, वो वाटर से रिएक्ट करे ताकि कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड बेस वापस बन जाए। तो इसका प्लस H2O क्या क्या बनेगा? CH3COOH और NaOH वापस बना दीजिए। CH3COOH और NaOH ये वापस बना दीजिए। अब आपको क्या करना है, ये एक रिएक्शन जो एक बार तो पूरे पूरे नाम लिख दिया आपने, सॉल्ट का पूरा लिख दिया, वाटर का पूरा, एसिड बेस का पूरे पूरे, 4 पूरे मॉलिक्यूल लिखे हैं। अब हमें इसमें एक छोटी सी थ्योरी सिखाई जा रही है, और वो है नेट रिएक्शन लिखने का तरीका। आपको इसमें से कुछ काटा पीटी करके इसको छोटा करना है रिएक्शन को, और मैं उसका जो लॉजिक है वर्बली पहले बता रहा हूं, अलग से फिर उसको लिखा भी दूंगा। आपको सिंपली क्या करना है, दोनों साइड के एक एक नाम को पढ़ना है। अगर वो नाम आपको लगे स्ट्रॉन्ग तो उसको स्प्लिट करके कैटायन एनायन में तोड़ देना है। स्ट्रॉन्ग तोड़ के लिख देना है। वीक, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है कि वीक बिल्कुल नहीं टूटा होगा, बट स्ट्रॉन्ग की तुलना में बहुत कम टूटा होगा, तो आपको उसको अनआयनाइज मान के छोड़ देना है। क्या करना है, अभी 4 नाम में से स्ट्रॉन्ग तोड़ दिया, वीक छोड़ दिया। ये फ्रेज की तरह से आप इसको रट सकते हैं, स्ट्रॉन्ग को तोड़ना है, वीक को छोड़ना है, ऐसे का ऐसा लिखा छोड़ देना है। तो बताइए मैं इसको क्या करूं, तोड़ दें
क्योंकि सॉल्ट तो हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसको क्या क्या तोड़ दिया, एसीटेट आयन Na+, वाटर वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, एक्सट्रीमली वीक, इसको छोड़ दीजिए, ऐसे का ऐसा लिखा, छोड़ देना है इसको। उधर एसिड वीक है तो नहीं तोड़ना, और NaOH स्ट्रॉन्ग है तो तोड़ देना है। ये अभी समरी की तरह लिख देंगे हम ये बात। चार नाम में से जो भी आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लगे उसको स्प्लिट कर दीजिए कैटायन एनायन में, वीक वाला है तो उसको छोड़ देना है, यानी अनआयनाइज ही छोड़ देना है, क्योंकि उसका बल्क ऑफ द पार्ट अनआयनाइज ही रहता है। ऐसा लिखने पे अगर दाएं बाएं कुछ कटता दिखे तो काट दीजिए, और नहीं कटता दिखे तो कोई बात नहीं। तीन में से दो कैटेगरी में कुछ कुछ कटेगा, तीसरी कैटेगरी में कुछ नहीं कटेगा। यहीं से आगे तक का नक्शा सोच लो आप। अभी वाले में Na+ कैंसिल हो रहा है, जब मैं सेकंड कैटेगरी में इसे स्ट्रॉन्ग एसिड और इसे वीक बेस बोलूंगा तो आप देखोगे माइनस माइनस वाला आयन दोनों साइड कट रहा होगा, प्लस वाला बचा रह जाएगा। और जब तीसरी बार WaW भी लिखूंगा तो दोनों आयन बच जाएंगे, कैंसिल नहीं हो पाएंगे। अभी के लिए बात करते हैं, जो मुझे कैंसिल होते दिखा उस Na+ को मैंने काट दिया। कभी रेडॉक्स चैप्टर जब आगे पढ़ेंगे वहां पे एक वर्ड डिफाइन कराऊंगा मैं, स्पेक्टेटर आयन। तो स्पेक्टेटर आयन वर्ड का मतलब होता है उसने रिएक्शन में एक्टिवली कोई रोल प्ले नहीं करा और वो अनचेंज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन वैसा का वैसा ही मिल जाए आपको। आप भी यहां Na+ के बारे में ऐसे ही कुछ कहना चाह रहे हैं कि उसकी कंसंट्रेशन ड्यूरिंग द रिएक्शन कम ज्यादा नहीं हुई, इसलिए मैं उसको नहीं भी लिखूं नेट रिएक्शन में तो चलेगा। तो मैंने Na+ काट दिया। अब क्या बच रही है रिएक्शन, CH3COO- ने वाटर से रिएक्शन करी तो एसिटिक एसिड और OH- बने। मैं इसको एक बार दोबारा नहीं लिख रहा, और मैं इसका अब निक नेम लिख रहा हूं, देयरफॉर इट इज कॉल्ड। किस आयन की वाटर से रिएक्शन हो रही है, माइनस पार्ट की। माइनस पार्ट को ही बोलते हैं एनायन, तो इस कैटेगरी का नाम है एनायनिक हाइड्रोलिसिस। यानी नेट रिएक्शन आपको ये कहना चाह रहा है कि सॉल्ट के दोनों हिस्से पॉजिटिव नेगेटिव आयन ने वाटर से रिएक्शन नहीं करी है, केवल उस सॉल्ट का आधा पार्ट नेगेटिव पार्ट ही वाटर से रिएक्ट कर रहा है। बिल्कुल शुरू शुरू की डेफिनेशन पे आ जाओ जहां चालू हुआ था टॉपिक, और के बाद वाली डेफिनेशन पढ़िए जरा। और में यही लिखा है कि कैटायन या एनायन और बोथ आयन रिएक्ट विद वाटर। इस समय केवल एनायन ने वाटर से रिएक्ट करा, क्या पर्पस था, टू इंक्रीज और डिक्रीज H+ कंसंट्रेशन। तो इस आयन ने पानी से रिएक्शन करके OH- बढ़ा दिया है, और H+ OH- का मल्टीप्लाई कांस्टेंट रहने के लिए OH- अगर बढ़ा होगा तो H+ कम भी हो गया होगा। तो आपके नेगेटिव आयन की हाइड्रोलिसिस होती है इस कैटेगरी में। आगे इस कैटेगरी का कोई भी एग्जांपल अगर मैं पूछ लूं आपसे, मैंने कहा कोई भी एक और मुझे समझा दो। मैंने कहा सपोज Na2CO3 है, लिखवाइए। एक बार नाम नाम लिख देते हैं। H2O से बनना है NaOH और H2CO3। अभी ये बैलेंस नहीं है, थोड़ा बहुत इसमें कोफिशिएंट लगा के आप बैलेंस करेंगे तो ये ट्वाइस H2O ट्वाइस NaOH ऐसा दिखने लगेगा। पूरी बैलेंस रिएक्शन ऐसी दिखेगी आपको। अब आपने नेट रिएक्शन अगर लिखी होती तो इसको तोड़ के लिखा होता, इसको छोड़ दिए होते, इसको तोड़ा गया होता। की ही होती दिखेगी। इस कैटेगरी का कोई भी आगे उठा लोगे तो एनायनिक हाइड्रोलिसिस ही प्रूव होगा।
फॉर थ्योरी क्वेश्चंस आपको ये कंक्लूजन अगर याद है तो कहां कौन से कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस है, कौन सी एनायनिक हाइड्रोलिसिस है, कौन सा बोथ आयन हाइड्रोलिसिस शो करेगा, कौन से की हाइड्रोलिसिस होगी ही नहीं, ये सारी बातें आप इस कंक्लूजन, इस समरी से इजीली गेस कर सकते हो। ये नेट रिएक्शन लिखने का तरीका सिंपल दिमाग में ये रखना है कि मेरे पास दोनों साइड पे मिला के 4 लोग हैं, सॉल्ट एंड वाटर एलएचएस में, एसिड और बेस आरएचएस में। उन 4 लोगों में से जो मुझे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दिखे उसको आयनाइज यानी तोड़ के लिखना है, जो भी वीक है उसको डू नॉट आयनाइज, उसको छोड़ देना है। ऐसा करने पर आपको कंक्लूजन के नाम पे क्या कैंसिल होता दिखेगा और क्या नहीं, वो समरी हमने लिख दी। जो भी आयन स्ट्रॉन्ग वाले से मिला होगा वो उस तरफ भी आयनाइज दिखेगा, इस तरफ भी आयनाइज दिखेगा, वही स्पेक्टेटर की तरह सेम बोल के काट देना है। तो स्ट्रॉन्ग कटता है, स्ट्रॉन्ग वाले का हाइड्रोलिसिस नहीं होना है। मैंने आपको सॉल्ट लिखे बिना ही पूछा क्या के प्लस आयन हाइड्रोलाइज होगा, तो आपको बोलना है नहीं, के प्लस की कोई हाइड्रोलिसिस नहीं है, क्योंकि के प्लस KOH वाले बेस का आयन है और वो स्ट्रॉन्ग से आया है। स्ट्रॉन्ग वाला आयन कटता है, उसकी हाइड्रोलिसिस पूरे चैप्टर में अपने इक्विलिब्रियम की स्टडी चल रही है। इक्विलिब्रियम में वीक का रोल ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग का कम। यहाँ पे भी यही समझा रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग वाले का यूजफुलनेस नहीं है, हाइड्रोलिसिस वीकर पार्ट की हो रही है। अगर आपके सॉल्ट का वो आयन हाइड्रोलाइज होता हुआ आपको दिखेगा हर बार जो वीकर कंपोनेंट से आया हो। और इसी लॉजिक से मैं ये कैटेगरी भी समझा सकता हूं जो सबसे पहले आउट हो गई, मना हो गया। कौन सा? स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग। क्योंकि इस समरी के हिसाब से अगर यहां तक ले भी आऊंगा तो क्या बोला, सारे दोनों आयन कैंसिल ही हो जाएंगे। आप इमेजिन करो यहाँ रिएक्शन लिखी हुई है NaCl प्लस H2O, तो NaCl प्लस H2O में इधर Na+Cl माइनस तोड़ के लिखोगे, उधर NaOH को भी तोड़ दोगे, HCl को भी तोड़ दोगे, दोनों आयन ही कट जाएंगे, तो किसी भी एक आयन का भी हाइड्रोलिसिस वहां नहीं होता दिखेगा। तो आप बाय दिस लॉजिक थ्योरेटिकली आराम से बता सकते हैं कि सॉल्ट के किस पोर्शन की, किस हिस्से की हाइड्रोलिसिस हुई है। फॉर दिस कैटेगरी ये निकनेम हमेशा आपको फुलफिल होता दिखेगा। आगे का कोई एग्जांपल ले लूं, Na3PO4 क्या होता, इधर आयंस में टूटता, उधर NaOH बनता, जो स्ट्रॉन्ग है तोड़ के लिखते, Na+ कट जाता, और H3PO4 वीक एसिड है वो उधर तोड़ के नहीं लिखते, तो इधर का PO4 कैंसिल होने से बच जाएगा। अगेन वो PO4 यानी एनायनिक पार्ट की ही हाइड्रोलिसिस होते दिखेगी। फॉर दिस कैटेगरी हमेशा ये नाम आपको फुलफिल होता दिख रहा होगा। जो काम आपको नहीं करना है, आपको सीधे फॉर्मूले रटने हैं। मैं लास्ट में टेबल फॉर्म में सबके फॉर्मूले एक साथ लिखाऊंगा, लेकिन सिर्फ दिखा रहा हूं कि वो फॉर्मूले कैसे बने हैं। आपको वो डेरिवेशन देखना है, सिर्फ सुनना है, उसको नोट डाउन नहीं करना है। वो टेबल में जब फॉर्मूले आएंगे तब नोट डाउन होगा। ये जो नेट रिएक्शन है, आपने इस सॉल्ट को कंसंट्रेशन में C लिया होगा, और C1 माइनस एल्फा जैसे लिखते हैं, एल्फा का नाम यहां स्मॉल h है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। वो अल्फा और स्मॉल h एक ही बात है। तो C अगली लाइन में लिखा जाता C1 माइनस H, उधर इन दोनों के नीचे 0 0 लिखा गया होता, बाद में C अल्फा की तरह CH आएगा। वाटर सॉल्वेंट होने की वजह से एक्सेस में है, आपके के फॉर्मूले में H2O का नाम नहीं लिखोगे आप। तो जब आप KH लिखोगे फॉर सच काइंड ऑफ रिएक्शन, तो क्या क्या दिखेगा वो देखिए। पहले आप लिखते हैं ऐसी रिएक्शन में CH3COOH का नाम मल्टीप्लाई बाय OH माइनस का नाम अपॉन में CH3COO माइनस का नाम। किसका नाम नहीं लिखा होता? जो Na+ कट गया उसका नाम नहीं आया होता, और वाटर बीइंग इन एक्सेस उसका नाम नहीं आया होता। आपको इस फॉर्मूले के अगले स्टेप पे KH का वो फॉर्मूला मिल जाता है जो आप रट के रखते हो। मैं इस फॉर्मूले में ऊपर नीचे
H+ से मल्टीप्लाई करा था, और H+OH माइनस के मल्टीप्लाई को KW लिख दोगे आप। और ये जो सारे टर्म्स बच रहे हैं, ये अगर आपने एसिटिक एसिड को डिसोशिएट करा और उसका K लिखा, तो ये उस K का उल्टा लिखा है, क्योंकि एसिटिक एसिड टूटता तो प्रोडक्ट साइड पे H+ एसिटेट आयन बनते, ये नीचे दिख रहे हैं, और एसिटिक एसिड खुद अपॉन में दिखता वो ऊपर दिख रहा है, तो ये बेसिकली Ka का 1 लिखा है। तो आप जो फॉर्मूला याद करोगे वो होगा KW/Ka। उसको कैसे आया है वो सीखने की कोई जरूरत ही नहीं है, KW/Ka सीधे याद रहेगा आपको। दूसरा, इसी फॉर्मूले के बाकी यूजेस क्या होते हैं? ऐसा आपके पास नेट रिएक्शन Na+ काट के बच रही थी, ये आया ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ। इसके खाने में आप CH लिखा हुआ देखते डेरिवेशन में, इसके खाने में भी CH लिखा देखेंगे, इसके खाने में C1 - H लिखा देखेंगे, एक एक C कट जाएगा, H अप टू 5% तक नेग्लिजिबल वाले फंडे के बाद ये बिल्कुल ऐसा ही फॉर्मूला आपके पास बन जाता है। तो H का फॉर्मूला √K/C बिल्कुल वैसा ही दिखेगा जैसा अल्फा का होता है, अल्फा √KD/C था, तो H का √KH/C हो जाएगा, इंटू 100% हाइड्रोलिसिस वैसी आएगी। तो अल्फा और H आइडेंटिकल टाइप आपको दिखा करते। और तीसरा और आखिरी फॉर्मूला होगा, सॉल्ट में हर बार आपसे पीएच का न्यूमेरिकल करवाया जाएगा कि सॉल्ट प्लस पानी का जो एक्वा सॉल्यूशन है उसका पीएच कैसा है। आपको रेंज तो ऑलरेडी पता है कि एक वीक एक स्ट्रॉन्ग में बेसिक नेचर बचनी है, 7 से कुछ ज्यादा आना है, पर 7 से कितना ज्यादा, 9.5, 8.9 कैसा आना है, वो एग्जैक्ट फॉर्मूला कैसे बना है आपके पास? फॉर्मूले में OH- क्रिएट हुआ होता है, OH- का आप कुछ फॉर्मूला लिखोगे, OH- के फॉर्मूले से डिराइव करके जब आप OH- निकाल लाते तो माइनस लॉग से POH भी आ जाता और 14- से पीएच भी आ जाता। या मैं ऐसा बोलूं, OH- के फॉर्मूले से H+ KW/OH- करके निकलती और उस H+ के माइनस लॉग से कुछ पीएच का फॉर्मूला बनता। तो इस तरीके से इनके फॉर्मूले, इन कैटेगरीज के फॉर्मूले बने हैं। आपको वो फॉर्मूले सीधे रटे हुए होते हैं, न्यूमेरिकल में डायरेक्टली वो फॉर्मूले लगेंगे, पर इस तरीके से उन्हें डिराइव करा जाता है। सेकेंड कैटेगरी पे आ जाइए अब, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस सॉल्ट्स। पिछले वाले से उल्टा कॉम्बिनेशन है, ऐसे कोई भी 2-4 नाम मैं यहां लिख दे रहा हूं जिनका एसिड पार्ट स्ट्रॉन्ग और बेस पार्ट वीक दिखे। इन सभी एग्जाम्पल्स में नाम से पढ़ रहा हूं मैं, देखिए HCl, H2SO4, HCl, HCl, HNO3, ये पार्ट एसिड वाला है जो स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ है, और हर बार अमोनियम वाला वीक बेस, कॉपर हाइड्रोक्साइड वीक बेस, फेरिक या AlOH होल थ्राइस वाले वीक बेस हैं। स्ट्रॉन्ग बेस इनमें से किसी में भी यूज नहीं हो रहा है। कोई सा भी एक एग्जाम्पल आगे समझा रहे हैं, बोलिए। NH4Cl हाइड्रोलिसिस में क्या लिखूं, ऐसा बताना है। NH4Cl प्लस H2O से बना NH4OH प्लस HCl। अब यहीं पे तोड़ के मुझे बता दीजिए, इसको तोड़ूं कि नहीं? सॉल्ट तो ऑलवेज तोड़ देना है। NH4 प्लस Cl माइनस, नहीं नहीं, ये तोड़ दिया, और इस बार पिछले से ठीक उल्टा दिखेगा, स्पेक्टेटर Cl- कट जाएगा और आपको कैटायनिक हाइड्रोलिसिस मिल जाएगी।
इस कैटेगरी का कोई सा भी एग्जाम्पल देखेंगे उसमें आपको कैटायनिक हाइड्रोलिसिस ही होते दिखेगा। क्लियर है? ये वाला थ्योरी क्वेश्चन कर पाएंगे कभी भी? कोई भी कंपाउंड लिखा है उसका किस हिस्से का हाइड्रोलिसिस होगा उसके लिए वो फ्रेज रट सकते हो आप। स्ट्रॉन्ग कटता है, वीक बचता है। उस वाले सॉल्ट का जो पोर्शन स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट से आएगा वो स्पेक्टेटर आयन की तरह दोनों तरफ सेम दिखेगा, आप उसको काट दोगे, उसकी फाइनली हाइड्रोलिसिस नहीं हो रही है। जो आयन कैंसिल होने से बच गया वही वाटर से रिएक्ट होता दिखेगा, उसी की हाइड्रोलिसिस हुई है, ऐसा आपको मानना है। कोई भी आगे का एग्जाम्पल देखें। अगर AlCl3 लिखते तो इधर तोड़ देते, उधर भी HCl बनता और Cl माइनस ही अल्टीमेटली कैंसिल होते दिखते, और AlOH होल थ्राइस वीक होने की वजह से उसका Al+3 कटने से बच जाता, और आप उसी Al+3 को कैटायनिक हाइड्रोलिसिस निकनेम वैसे ही बोल रहे होते। ये मैथ्स डेरिवेशन की जरूरत नहीं है मुझे, ऐसे ही कुछ वहां भी हो रहा होता। सोचिए, आपने इस सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्वेश्चन में पढ़ी होती C, वो इन दोनों में C एंड C करके टूटता, ये आयन तो कट जाता। आप इसको पहले शुरू में C और बाद में C1-H लिख रहे होते, उधर शुरू में 0 बाद में CH लिख रहे होते। सेम अप्रोच पे ही वैसे ही एनालिसिस यहां भी होगा। दैट इज वाई मैंने आपसे कहा कि एक वीक एक स्ट्रॉन्ग वाले में फॉर्मूले लास्ट में जाके जो टेबल में दिखेंगे आपको सिमिलर दिखेंगे। जो यहाँ पे OH- नाम से बनेगा वो यहाँ H+ नाम से बन रहा होगा, केवल ये अंतर है। बिग डिफरेंस दिखेगा तीसरी कैटेगरी पे जब हम आते तो, ठीक है, जब दोनों W एंड W वाले होंगे उसमें काफी सारे अंतर दिखेंगे। लो बताना ये सही गलत। FeCl3 का एक्वा सॉल्यूशन शोज एसिडिक नेचर, एक वीक एक स्ट्रॉन्ग, फाइनल नेचर स्ट्रॉन्ग वाली बचेगी, तो यहां पे एसिडिक नेचर बोलना सही है। इसी कैटेगरी में ही चल रहे हैं अभी, तो कैटायनिक हाइड्रोलिसिस ही नाम है। आप एक एक करके सारे एग्जाम्पल भी चेक करते तो आपको माइनस वाला आयन कैंसिल होता दिखता, तो Cl- कट गया होता इसका, और Fe+3 की कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होती, तो Fe+3 हाइड्रोलाइज होता है। ये बात सही लिखी है।
अब आप मोस्ट ऑफ द टाइम इसको नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन बोल के आ जाते कि सर एसिडिक नेचर तो आपने पिछले टर्न में जो सिखाया था, एक वीक एक स्ट्रांग है तो स्ट्रांग जीत गया, उसके हिसाब से थी ना। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग रीजन में क्या लिखा आना चाहिए, FeCl3 इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, ऐसा लिखा होगा तो वो सही जवाब है एसिडिक नेचर आने के पीछे। ये भी सही जवाब ही है। अगर मैं लिखूं FeCl3 इज सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, ये दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ऊपर वाले के। ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, आप रिएक्शन बताइए क्या लिखनी है मुझे। FeCl3 बैलेंस रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, 3 वाटर के साथ ये FeOH होल थ्राइस और 3 HCl, ऐसे बैलेंस होता। अब आप नेट रिएक्शन मुझे बताइए क्या लिखूं। इसको आप आयंस में तोड़ते, Fe+3 3Cl माइनस, वाटर नहीं तोड़े, ये वीक है नहीं तोड़े, इसको 3H प्लस 3Cl माइनस तोड़ के 3Cl माइनस काट दिया, तो Fe+3 फेरिक आयन ने हाइड्रोलिसिस की। ये भी सही जवाब है एसिडिक नेचर आने के पीछे, क्योंकि FeCl3 के पानी में डुबकी मारने से पहले पानी में H प्लस OH माइनस बराबर थे, उसने वाटर से कुछ ऐसी रिएक्शन करी कि H प्लस बढ़ गया और H प्लस बढ़ गया, इसीलिए तो एसिडिक नेचर आई। तो फेरिक आयन की हाइड्रोलिसिस हुई, ये एसिडिक नेचर आने का करेक्ट एक्सप्लेनेशन बोला जा सकता है। समझ में आया क्वेश्चन। दोनों में से कोई सी भी बात बोली जा सकती है। आप इस वाले रीजन से ज्यादा फेमिलियर रहते हो, क्योंकि आपने 4 पॉसिबिलिटी में यही वाला याद किया हुआ है कि एक एक वीक स्ट्रांग में जो स्ट्रांग होता है वैसी नेचर बचती है। तो अगर हमने इस कंपाउंड के सॉल्यूशन को एसिडिक नेचर बोला तो हमें मोस्ट कॉमनली ये रीजन समझ में आता है कि एक वीक एक स्ट्रांग का वो सॉल्ट था, इसलिए जो स्ट्रॉन्गर वर्जन था वैसी नेचर बच रही है। लेकिन वैसी नेचर बचने के पीछे उसका हाइड्रोलिसिस ही रिस्पॉन्सिबल है। फेरिक आयन का हाइड्रोलिसिस हुआ, उसी से आपको ओवरऑल रिएक्शन में H प्लस बढ़ते हुए दिखेंगे, जिसकी वजह से एसिडिक नेचर आया है। यहां बोर्ड पे जो कैटेगरी लिखी है उससे आगे जो मुझे लिखनी है उसका आइडिया लगा सकते हैं क्या होने वाला है। अगर WaWb की बात होगी तो इधर सॉल्ट तब भी तोड़ के ही लिखा जाएगा, सॉल्ट तो ऑलवेज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, आप उसको तब भी तोड़ोगे, वाटर नहीं, वीक नहीं, उधर भी वीक ही होगा एक और, तो उधर कोई भी तोड़ोगे नहीं आप, और उधर कुछ भी नहीं टूटेगा तो इधर के दोनों आयन में से कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। तो जो आपका टॉपिक है हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, उसका 100% पालन वो तीसरी कैटेगरी कर रही है, क्योंकि उसमें सॉल्ट का केटायन एज वेल एज एनायन दोनों हिस्से पानी से रिएक्ट करते हैं। बाकी वाले कैसे हैं, पार्शियल हाइड्रोलिसिस है, आधा टुकड़ा हाइड्रोलाइज हो रहा है आधा नहीं हो रहा। तो ये तो वन ऑफ द आयंस गेट हाइड्रोलाइज वाले हैं, वो तीसरी में बोथ आयंस विल गेट हाइड्रोलाइज। बोलिए, अमोनियम एस्टेट हाइड्रोलिसिस पे क्या क्या बनेगा, एसिटिक एसिड वाला वीक एसिड, NH4OH वाला वीक बेस। अब यहीं पे तोड़ के दिखा दें तो आप केवल इस सॉल्ट को ब्रेक कर पाएंगे, इधर वाटर भी नहीं टूटा, वीक और वीक भी नहीं टूटे।
दोनों आयन का पूरा पूरा हाइड्रोलिसिस होना, कैटायन एज वेल एज एनायन बोथ, कोई भी कैंसिल नहीं हो रहा है क्योंकि आरएचएस में दोनों वीक हैं। मैंने स्टार्ट करने से पहले आपको बोला था एक एक वीक स्ट्रांग में कैटेगरी बदलने पे भी कुछ कुछ सिमिलैरिटी दिखेंगी। ये ऑड मैन आउट टाइप है, दोनों दोनों वीक है, तो इसमें पहला अंतर तो ये आ गया। निकनेम में कैटायनिक या एनायनिक वर्ड्स नहीं है, फुल पूरे सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस है। फॉर्मूले में ह्यूज डिफरेंसेस, बहुत बड़े बड़े अंतर दिखेंगे फॉर्मूले में आपको। सपोज करिए एक पिछले कैटेगरी वाले पे चलते हैं जहां कैटायनिक हाइड्रोलिसिस था, NH4Cl वाले में लास्ट में जाके ऐसी सिचुएशन बच गई थी, NH4Cl का Cl माइनस और HCl का Cl माइनस कट गए थे, ऐसा कुछ रिएक्शन बच गया था। मैंने कहा था अगर मैं उसका डेरिवेशन आगे कराता तो C1 माइनस H ऐसा लिखता, या 0 0 CH ऐसा लिखता। तो जब आप KH लिखते तो ये बिल्कुल ओस्वाल्ड लॉ जैसा दिखेगा, 2 CH ऊपर और एक C1 माइनस H, तो एक एक C कटने के बाद नीचे का एज नेग्लेक्ट होने के बाद भी आप पे CH स्क्वायर बचता ना। आगे की पूरी मैथ्स में C वाला कंसंट्रेशन वाला टर्म दिखेगा। अभी जब मैं टेबल में फॉर्मूले लिखाऊंगा तो फर्स्ट दोनों कैटेगरीज के फॉर्मूले में C कंसंट्रेशन वाला टर्म जगह जगह आता दिखेगा आपको। अब बात करते हैं इस कैटेगरी की, आपने इसकी सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्वेश्चन में C पढ़ी, ये 100% टूट के इन दोनों जगह C और C देके बैठा है, ये दोनों जगह पे 0 और 0 है। अगले स्टेप में जब आपने C1 माइनस H लिखा तो वो एक नहीं दो जगह लिखने में आएगा, क्योंकि दोनों आयन कैंसिल होने से बच गए, और उधर भी CH दो जगह लिखने में आएगा, कैंसिल तो कुछ भी नहीं हुआ। अब आप जब KH लिखोगे तो समझ में आ रहा है क्या होगा, जब आप KH लिखोगे तो प्रोडक्ट वाले 2 CH ऊपर आएंगे और रिएक्टेंट वाले 2 C1 माइनस H नीचे आएंगे, तो C की तो टाटा बाय बाय हो गई ना। बिल्कुल वैसे ही जैसे डेल्टा NG0 रिएक्शन में ऊपर नीचे के P और V पूरे पूरे कैंसिल हो जाते थे, तो ये रिएक्शन जो तीसरी वाली है ये कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है। इसके फॉर्मूले में कहीं C का नाम ही नहीं दिखेगा आपको। और इसका सबसे आसान क्वेश्चन फिर कैसा होगा, क्वेश्चन वाला आपको कोई कंसंट्रेशन बताएगा और फिर कहेगा अगर 10 गुना डाइल्यूट कर दे तो और किसी कैटेगरी में अगर आपके फॉर्मूले में C आ रहा होगा तो 10 टाइम्स डाइल्यूट करने पे C/10 होने का असर उस मैथ्स पे पड़ता, C की जगह C/10 रखते तो कैलकुलेशन बदल जाती। पर WAWB वाले में ओरिजिनल C ही कहीं पुट नहीं होना, तो C/5 C/10 होने से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देयर वैल्यूज विल नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन या डाइल्यूशन। इस कैटेगरी पे डाइल्यूशन का कोई असर नहीं हुआ करेगा, ये आपको दिखेगा आगे इंपॉर्टेंट रिजल्ट में। यहां तक की थ्योरी सबको समझ में आई? अभी तक की थ्योरी पे क्वेश्चन कैसा बनेगा, सॉल्ट का नाम लिखा 4 ऑप्शन में और मैं 4 क्वेश्चन पूछ सकता हूं। एनायनिक हाइड्रोलिसिस बोल देंगे, कंप्लीट सॉल्ट इज हाइड्रोलाइज्ड, WAWB वाला ऑप्शन ढूंढ लेंगे, जो WAWB है वो कंप्लीट सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस करेगा, राइट। अब जो फॉर्मूले हैं वो मैं टेबुलर फॉर्म में लिख रहा हूं ताकि हमें आसानी से याद हो।
फर्स्ट कैटेगरी थी WA प्लस SB सॉल्ट्स, सेकेंड थी SA प्लस WB सॉल्ट, और थर्ड थी WAWB। पहला फॉर्मूला, हर कैटेगरी में हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है और उस रिवर्सिबल रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को यहां KH नाम दिया गया है। आपके लिए 3 फॉर्मूले हैं KH इक्वल टू नाम से, और आजू बाजू लिखने में आपको याद रखने में इजी रहेगा। आपको क्या दिखेगा हर फॉर्मूले में, एवरी फॉर्मूला जो KH यानी हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट का है उसमें KW हर एक बार न्यूमरेटर में है। जो जब तक टेम्परेचर नहीं दिया होगा तो कितना 25 डिग्री वाला 10⁻⁻14 आप ऊपर लिख लिया करोगे। अपॉन में जो आपका वीकर कंपोनेंट है उसका K डिवाइड में दिखा करेगा। तो वीक एसिड है तो KW/K है, वीक बेस है तो KB है, दोनों हैं तो K इंटू KB है। तो अलग अलग हैं भी फॉर्मूले पर सिमेट्री भी है, आराम से वो याद हो जाएंगे। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KW अपॉन वीक के डिसोसिएशन कांस्टेंट से आता है। आखिरी कैटेगरी में दोनों वीक है तो दोनों दिखेंगे अपॉन में मल्टीप्लाई में K इंटू KB, बाकी में एक एक KB अपॉन में दिखेगा। मैं एक बार पहले बोल चुका हूं, यहां फिर बोल रहा हूं, लिखाऊंगा अभी फॉर्मूले से अलग किसी जगह पे। अगर कभी भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का K पूछा जाए तो आप KH पहले निकाल लें, KH के 1 अपॉन को ही K न्यूट्रलाइजेशन नाम से सॉल्व करके बोल सकते हैं आप। अब दूसरे फॉर्मूले पे आ रहे हैं जो है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, क्या लिख देना है, अल्फा जैसा फॉर्मूला। अल्फा का फॉर्मूला रूट K/C था, यहां रूट KH अपॉन C है। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, कोई अंतर नहीं है इसमें और अल्फा में। और अगर मैं परसेंटेज हाइड्रोलिसिस कभी भी पूछूंगा तो इसी H को इंटू 100 कर दोगे आप। तीनों कैटेगरी के लिए डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस डिफाइन करी जा सकती है स्मॉल h। अंतर दिखा 2 नंबर फॉर्मूले में, क्या है वो, लास्ट कैटेगरी में C वाला टर्म नहीं आ रहा है। पहली दोनों कैटेगरी के लिए H का फॉर्मूला रूट KH अपॉन C एक जैसा ही दिख रहा है, दिखने में एक जैसा है भी और अलग अलग भी है। अलग अलग क्यों है समझाओ, क्योंकि जब KH रखोगे तो KH का फॉर्मूला तो दोनों का अलग अलग है ना। आपने KH निकाल लिया तो रूट KH/C फॉर्मूला आइडेंटिकल दिख रहा है। अगर KH यहां सब्स्टिट्यूट कर देते तो दोनों का H का फॉर्मूला अलग दिख रहा होता। इसमें बिग डिफरेंस क्या है, C का टर्म नहीं आना। यहां से देख लीजिए वापस, अगर इसका डेरिवेशन पूरा होता तो दोनों आयन में C1 - H उधर और दोनों जगह इधर CH लिखने में आता,
तो जब आप KH लिखेंगे तो ऊपर के दोनों C नीचे के दोनों C कट जाते, ऊपर H² बच रहा होता, नीचे 1 - H होल स्क्वायर बच रहा होता। ये H छोटा बोल के नेग्लेक्ट हो गया है और आपने H को केवल रूट KH के बराबर लिखा हुआ है। वो डेरिवेशन दोबारा कभी नहीं करने, सीधे फॉर्मूला लगाना है। क्लियर हो गया 2 नंबर फॉर्मूला। अब आ रहे हैं 3rd नंबर पे। पहली कैटेगरी CH3COONA प्लस वाटर CH3COOH प्लस NaOH ऐसी लिखी गई थी। इसका Na प्लस इसका Na प्लस कट गए थे। अब मैं तीसरा फॉर्मूला लिख रहा हूं OH माइनस कंसंट्रेशन के लिए। इस 3rd कैटेगरी में OH माइनस कंसंट्रेशन के लिए अगर यहां C बाद में C1 - H होता तो यहां ये OH माइनस में शुरू में 0 बाद में CH होता, तो OH माइनस का फॉर्मूला मैंने लिखा C × H। है कोई पुराने वाले से सिमेट्री? आपको याद आए तो ठीक, नहीं तो अलग से रटना पड़ेगा। ये C अल्फा जैसा ही लिखा है और जैसे वहां पे भी रूट ऑफ KA × C KB × C हो जाता था, वैसे यहां जब आप H को ये वाला रखेंगे तो एक एक रूट C के टर्म कट के ये अंडर रूट KH × C दिखता। और KH × C भी नहीं दिखाना चाहते तो KH की जगह ये भी रख देंगे, तो रूट KW × C अपॉन KA। अब ये कितने तक रटना है वो आपको क्वेश्चन में जाके पता लगेगा। आपको कोई एक मैं लिखा दे रहा हूं। OH माइनस के लिए मिनिमम में CH तक याद होना चाहिए आपको। CH के आगे वाला नहीं भी याद होगा तो वो ऑन द स्पॉट आप कर पाओगे कि H की जगह ये रख लिया और फिर KH बचा तो KH की जगह ये रख लिया। आखिरी बदमाशी मॉड्यूल में है ऐसा क्वेश्चन, इस वाले कंपाउंड में पूछा गया है H प्लस कंसंट्रेशन का करेक्ट एक्सप्रेशन क्या है। आपने यहां तक भी अगर रट रखा है तो आपने OH माइनस का फॉर्मूला रटा हुआ है, H प्लस का नहीं याद कर रखा। क्या करना पड़ेगा लास्ट स्टेप में? ऊपर लिखोगे KW डिवाइड बाय नीचे का ये पूरा OH माइनस का कंसंट्रेशन और फिर कुछ KW वाला टर्म कैंसिल होके कुछ और नया H प्लस कंसंट्रेशन बनता। कैसा बनेगा दिखा सकता हूं। OH माइनस की जगह ये सब नीचे लिखता मैं, रूट KW C बाय KA। दिखेगा कौन ऊपर नीचे जा रहा है? रूट का K ऊपर है, रूट के KW से KW कटेगा, रूट में ही KW ऊपर बचता और रूट में C नीचे दिखता। जो फॉर्मूला OH माइनस में वैसा दिख रहा है वो H प्लस में ऐसा दिखना चालू हो जाएगा। सारे अलग अलग नहीं रटे जा सकते, कुछ एक शुरुआत याद होनी चाहिए, अगर जरूरत पड़ेगी तो उसको चेंज करना हमें आता है। ठीक है। NH4Cl वाले में क्या होता? अगर ये कंपाउंड NH4Cl है सेकेंड कैटेगरी वाला तो Cl माइनस कट चुका होता, इधर वाले में NH4OH HCl Cl माइनस कट चुका होता और ये सारी मैथ्स H प्लस नाम से सॉल्व हो रही होती। तो इस कैटेगरी में H प्लस का फॉर्मूला बनता है ऐसा ही, C × H या अंडर रूट KH × C या KH को ये लिख देंगे तो ये है H प्लस का फॉर सेकेंड कैटेगरी। मॉड्यूल के एक एक क्वेश्चन की वजह से मैं ये 3rd नंबर वाले फॉर्मूले लिखा रहा हूं, एल्स आपको 1 2 4 ये वाले मिनिमम याद रखने, KH वाले, स्मॉल h वाले और आखिरी जो बनेगा 4th नंबर पे PH वाला। 3rd वाला एक एक क्वेश्चन मॉड्यूल में है इसलिए बता रहे हैं। आखिरी कैटेगरी थी CH3COO माइनस NH4 प्लस, दोनों बच गए थे, कैंसिल कोई भी नहीं हुआ। उधर एसिटिक एसिड
भी बच गया, NH4OH भी बच गया, पूरे पूरे बच रहे हैं। वहां पे अगर मैं H प्लस का फॉर्मूला लिखूंगा तो वो कैसे लिखने में आएगा वो समझिए। अभी तो सर इस फॉर्मूले में तो है ही नहीं, उसमें तो H प्लस बच गया था, पिछले वाले में तो OH माइनस बच गया था, इसमें तो H प्लस OH माइनस कोई भी नहीं है। इसमें आप दोनों से फॉर्मूला निकाल सकते हो, इस वाले को और इस वाले को उठा लो तो H प्लस का बन जाएगा, या इस वाले और इस वाले को उठा लोगे तो OH माइनस का बन जाएगा। मैंने आपसे पूछा Ka का फॉर्मूला एसिटिक एसिड के लिए कैसा होता, तो Ka जब एसिटिक एसिड टूटेगा तो प्रोडक्ट में क्या क्या बनेंगे, H प्लस इंटू CH3COO माइनस अपॉन CH3COOH। अब आप इसमें आराम से रख सकते हो कौन कहां पे पुट होना है। H प्लस तो आप निकालना चाहते हो, एसिटेट आयन कहां है, वो रहा जो कटने से बच गया, कितना C1 माइनस H। एसिटिक एसिड जो बना है CH, ये C कट गए, इस वाले H को नेग्लिजिबल मान के छोड़ा, क्या बना H प्लस का फॉर्मूला, Ka मल्टीप्लाई बाय H। ये है तीसरे नंबर का H प्लस बराबर Ka मल्टीप्लाई बाय H। बताइए आगे क्या क्या करूं इसको, H की जगह ये रख दिया Ka इंटू रूट KH, फिर KH की जगह ये जो पूरा आया था ये रख दिया, और एक K वाली आधी पावर कटेगी और H प्लस रूट KW ऊपर, K भी ऊपर, अपॉन K भी नीचे। यही का यही काम आप OH माइनस के लिए भी कर सकते हैं, ऐसे ही OH माइनस भी डिराइव हो सकता था यहां, और OH माइनस के लिए आप NH4OH का K भी लिखते, तो NH4 प्लस में आ रहा होता CH, OH माइनस आपको निकालना रहा होता और NH4OH की जगह वापस CH पुट हो जाता। तो आपको तो H प्लस वाला याद रखना है क्योंकि pH उसी से आता है। थर्ड वाला जैसा मैंने कहा मजबूरी में कराया गया काम है क्योंकि मॉड्यूल में एक क्वेश्चन उसका दिया हुआ है, अदरवाइज आपको थर्ड फॉर्मूले की जरूरत लगभग नहीं है। और ये है आखिरी, हर कैटेगरी में pH का फॉर्मूला। नेचर बताइए, फर्स्ट कैटेगरी के सॉल्ट में कैसी नेचर आनी है, बेसिक नेचर, 7 से ज्यादा pH, फॉर्मूला भी रटने में दिखेगा, 7 के आगे प्लस प्लस ही ऐड हुए दिखेंगे। इस कैटेगरी का pH है 7 प्लस हाफ ऑफ pKa प्लस हाफ ऑफ log C। फर्स्ट कैटेगरी जो बेसिक नेचर है 7 के आगे प्लस प्लस टर्म जुड़ के ऐसा दिखेगा। दूसरी कैटेगरी नेचर स्ट्रॉन्ग में एसिडिक आनी है, 7 से छोटी, फॉर्मूले में 7 माइनस माइनस वाले ही टर्म दिखेंगे और ऐसा फॉर्मूला है 7 माइनस हाफ ऑफ pKb माइनस हाफ ऑफ log C। और आखिरी कैटेगरी WaWb, कैसा पढ़ा है हमने इसमें, अनप्रेडिक्टेबल, यही बोला था दोनों वीक हो तो अनप्रेडिक्टेबल, और इसका फॉर्मूला लिखने पे भी आपको अनप्रेडिक्टेबल वाला फील देगा क्योंकि 7 के आगे एक टर्म प्लस का भी होगा और एक टर्म माइनस का भी होगा, यानी कि आप एक्चुअली में जब तक इस फॉर्मूले में पीके भी पुट नहीं कर दोगे आपको पता नहीं है कि ये किधर जाने वाला है। इसमें एक कभी ऐसा भी होगा कि ये दोनों बराबर आके कट जाए, एग्जैक्ट 7 आ जाए, कभी एक टर्म बड़ा एक टर्म छोटा होगा तो 7 से छोटा या 7 से बड़ा भी आएगा। क्या बिग डिफरेंस दिख रहा है इस आखिरी फॉर्मूले में, इसमें log C प्लस माइनस हाफ लॉग के अंदर हैं पर इसमें कंसंट्रेशन का कोई टर्म नहीं है। तो तीसरी जो कैटेगरी है WaWb, उसके किसी भी फॉर्मूले में ऊपर से नीचे तक C नहीं आता, वो इंडिपेंडेंट ऑफ डाइल्यूशन चलेगा हमेशा। फॉर्मूलों की समरी ये है और इसी पे आपको अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल्स वो नेक्स्ट टर्न में
करने हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में 24, 25, 26, 28, 33, 34, 35। बाकी क्योंकि न्यूमेरिकल्स हैं वो पहले कर ले नेक्स्ट टर्न में।